हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करें, किस तरह से तैयारी करें फिज़िक्स को पढ़ने के लिए 12th क्लास में। तो दोस्तों, आइए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग जब भी पढ़ने बैठते हैं तो सबसे बड़ी जो हमारी चुनौती होती है वो होती है कि शुरुआत कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। हमारे सामने सिलेबस होता है, नोट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, टेबल कुर्सी नोट्स के लिए जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए सब होता है। बट वही प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम और सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम, जो कि है कि स्टार्ट कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि फ़िज़िक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से इसके नोट्स बना सकते हैं, कहाँ हमको दिक्कतें आती हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल से किस तरह से निपटें, और पिछले साल के क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग तैयारी में यूज़ करें। इसी के साथ हम लोग ये पहला वीडियो आज स्टार्ट करते हैं कि शुरू कैसे करें। दोस्तों, सिलेबस में आपको जो बुक दी होती है वो होती है बहुत बहुत ही ज़्यादा तैयारी के साथ तैयार की हुई एक स्टडी मटेरियल। दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये बुक क्या है, कैसा है, इसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स हैं। बट मैं आपको बता दूं, हकीकत में ये बहुत ज़्यादा मेहनत से सही मायने में तैयार किया हुआ मटेरियल होता है आपकी क्लास 12th के लिए। तो आप जब भी स्टार्ट करना शुरू करें, सबसे शुरुआत वाले चैप्टर मतलब पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करें। कारण कारण यह है दोस्तों कि सीबीएसई और लोकल बोर्ड्स भी जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमने जो स्टडी मटेरियल दिया है वो आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणादायक होगा, या यूं कहें कि आने वाले सिलेबस को आसान बनाएगा। बच्चों, हमारे साथ होता यही है कि हम लोग अफरा तफरी में बिल्कुल बिना सोचे समझे ये देखकर कि सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है उसे स्टार्ट कर देते हैं, और बाद में हम लोग कहीं बेसिक फंडामेंटल्स में जाके अटकते हैं और फिर पूछना चालू कर देते हैं हमारे टीचर्स से, मेंटर से, दोस्तों से, अलग अलग प्रकार के वीडियोस देखना चालू कर देते हैं इंटरनेट पे। पर हमें वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता जो कि हमें उस टाइम पे स्टडी के लिए मिलना चाहिए। कारण यही होता है कि फंडामेंटल्स की बहुत ज़्यादा लैक होने के कारण, कमी होने के कारण हम लोग आगे की चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये मूल मंत्र आप याद कर लीजिए कि लाइफ में कभी भी कोई भी स्टडी मटेरियल या फिर शुरुआत करेंगे किसी भी बुक की, तो आप उसके पहले चैप्टर से स्टार्ट करें। अब पढ़ाई कैसे करना है बच्चों, हमारी जो आदत होती है वो होती है बहुत ही बौखलाए हुए फटाफट काम निपटाने वाली, जो कि हमेशा आज तक कारगर सिद्ध नहीं हुई है। कारण ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम टेबल डिटर्मिनेशन बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, बट होता ये है कि हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। 2-3 दिन में हमारा पूरा का पूरा जो जोश होता है वो हो जाता है ख़त्म, और गाड़ी पटरी से उतरने लगती है, जिसके कारण आती है निराशा, और फिर वो सब्जेक्ट धीरे धीरे हमारे लिए ना सिर्फ नॉन इंटरेस्ट बन के रह जाता है, बल्कि हम खुद उसमें कमज़ोर होते जाते हैं। इसके लिए जो तरीका है वो अपनाया जाए कि आपका जो है इंटरेस्ट सब्जेक्ट में होना चाहिए। और दोस्तों, वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी रीडिंग स्किल्स को स्टार्ट करेंगे। आप याद कीजिए, बचपन में जब हम लोग कोई लेसन स्टार्ट करते थे तो टीचर हमको रीडिंग के लिए बोलती थी। आज वही रीडिंग नॉवेल्स तो पढ़ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग के कोर्सेज तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पर हम अपने ही सिलेबस की बुक को रीड नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, पहले चैप्टर की अगर इंट्रोडक्शन को आप रीड करेंगे तो आपको 80% ये नॉलेज हो जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर आया है, ये टॉपिक्स आए हैं, ये कहाँ तक आपको लेकर जाएंगे और किस काम आने वाले हैं।
जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फंडामेंटल को समझने के लिए। इसी के साथ जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, 10 मिनट आप अपना टारगेट बना के रखें, 10 से 15 मिनट आप अपना टारगेट बना के रखें। बुक को या नोट्स को बिल्कुल भी स्टडी मटेरियल की तरह नहीं पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है जैसे कि कोई हम लोग मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, कोई सुपर हीरो की कहानी पढ़ रहे हैं, या फिर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जिसका काम होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और फिर उसे वहीं पे छोड़ देना। दोस्तों, जब आप इस तरह की प्रैक्टिस बनाओगे तो 10 से 15 मिनट आप जब 1-2 दिन पढ़ना चालू कर दोगे, सब्जेक्ट आपको समझ में भी आने लगेगा, साथ में आप सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट भी डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आप हमेशा अपने पुराने नॉलेज को आज की पढ़ने वाली चीज़ से कंपेयर करें। मान लीजिए आप चैप्टर में कोई 10वीं 15वीं लाइन पे हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी हैं, वहाँ का जो नॉलेज है वो यहाँ पे कंपेयर कीजिए, आपको बाकायदा एक रिलेटिविटी मिलेगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, साथ में आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी फंडामेंटल्स को। जब आप धीरे धीरे ये पढ़ना चालू कर देंगे तब आप अपने नोट्स भी बनाएं। किस तरह से नोट्स बनाएंगे वो हम लोग आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। आप शुरुआत में अपने टॉपिक्स को लिख लें और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जो भी आपको लगती है, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे कोई इक्वेशन हो, चाहे कोई डिफिनेशन हो, चाहे कोई लॉ का स्टेटमेंट हो, आप लिख लें। और कभी भी घबराएं नहीं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा। बट सबसे ज़रूरी जो है दोस्तों वो है शुरू करना। आप भले ही 10 मिनट से स्टार्ट कर रहे हैं, पर सबसे पहले आप बैठें पढ़ने के लिए। आप बिल्कुल इस तरह की तैयारियों में ना लग जाएं कि मैं मंडे से पढ़ूंगा या फिर टेबल कुर्सी जम जाए खाना खाने के बाद। आपको 10 मिनट मिले हैं, 10 मिनट में आपको जितना पढ़ना है आप वो बुक में से पढ़ लीजिए। बहुत कारगर मेथड है ये किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह की स्टार्टिंग हो जाएगी तो नोट्स कैसे बनाना है। दोस्तों, नोट्स जब हम लोग बनाते हैं तो होता है कोई भी टॉपिक। हम जब भी कोई नोट बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं टॉपिक वाइज। ये आपका टॉपिक, और टॉपिक के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बता देता हूँ। टॉपिक का होता है इंट्रोडक्शन और उसकी डिफिनेशन, साथ में उसकी जो मेन टर्मिनोलॉजी होती है वो हो सकता है किसी लॉ के बारे में हो, या वो खुद टॉपिक जो है किसी लॉ को फॉलो करता हो, किसी फॉर्मूला को फॉलो करता हो, तो वो लॉ उसके बारे में होता है। तमाम इस तरह से चीज़ें होती हैं, डायग्राम, उनकी डिटेल्स, डेरिवेशन। तो आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उससे सबसे पहले रीड करें एक न्यूज़पेपर की तरह, और फिर उसके इन्फॉर्मेशन या यूँ कहें कि शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन होगी, देन आफ्टर हम लोग उसकी टर्मिनोलॉजी या कंडीशंस कि वो इन्हीं कंडीशंस में काम करता है वो लिखेंगे। दोस्तों या बच्चों, जब भी आप अपना कोई भी टर्मिनोलॉजी लिखेंगे उसके बाद उसका फॉर्मूला या लॉ, जिस भी लॉ पे वो डिपेंड है टॉपिक, उसको लिखना ना भूलें। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी और कामगर साबित होता है जब ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, साथ में ये होते हैं लेबल डायग्राम्स होती है और ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री मतलब कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना होता है बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है। तो या तो वो डायग्राम हो सकता है, कोई सर्किट हो सकता है, या ज्योमेट्री हो सकती है। हमें उसे बनाना चाहिए, उसके साथ जितनी भी लेबलिंग है वो लिखना चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शनल या फिर डायग्राम की डिटेल्स है उसको लिखना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों डेरिवेशंस का। डेरिवेशन एक ऐसी महामारी है जिसका सॉल्यूशन लगभग बहुत सारे बच्चों के लिए एक कठिन परिश्रम का काम होता है, और इसको सरल बनाने की एक ही विधि है दोस्तों कि आप ध्यान से बाकी ऊपर की चीज़ों को एक बार ठीक तरह से पढ़ लें। अगर आप ऊपर की चीज़ों को पढ़ चुके होंगे तो आपको डेरिवेशन करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमने कहा है कि आप बेसिक से जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ों का फंडामेंटल याद रहेगा और वो हो जाएगा। लेबल डायग्राम के अंदर अगर हम लोग देखें ध्यान से, ज्योमेट्री पूरी तरह से समझ लें तो डेरिवेशन के लगभग
50% पैरीमीटर्स हमको समझ में आ जाते हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो कोई भी मास हो या चार्ज हो या फिर करंट हो, वोल्टेज हो, और भी तमाम चीज़ें आगे होती हैं वो हमें समझ में आ जाती है। एंगल्स हमें समझ में आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम लोग यूज़ करते हैं खासकर की एक्सप्रेशन में, वो काम आ जाते हैं। तो जनरली देखा भी गया है कि डेरिवेशंस में हमको जो है पुराने फार्मूला हमको यूज़ होते हैं, जैसे कि थीटा बेस्ड होते हैं, एंगल बेस्ड होते हैं, कॉस के फंक्शन होते हैं, साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं और उनके बड़े फार्मूले भी होते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, या फिर जो भी फार्मूला आपने 11th में मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में पढ़े होंगे वो सब होते हैं। उनको आप ध्यान से, अगर आपको नहीं आता है तो उनको वहीं पे लिख लेवें, और डेरिवेशन के सामने उस चीज़ को लिखने से ये होगा कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगी जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे। अभी तो हम नोट्स बना रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस करने जाएंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होंगी। बच्चों 12th क्लास में हमको स्पेशल केसेस और कंडीशंस भी हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई डेरिवेशन कर रहे हैं और डेरिवेशन के अंदर है जो हमारे पास स्पेशल केस है कि अगर थीटा 90 डिग्री होता तो इसका ये आंसर होता, थीटा अगर 0 डिग्री होता तो कुछ और आंसर होता, थीटा 180 डिग्री होता तो कुछ और आंसर होता। तो इस तरह के आंसर्स को, या यूं कहें कंक्लूजन्स को, अलग अलग तरीके से देखने के लिए जो कंडीशंस होती है फिर हम नोट्स में उन कंडीशंस को भी लिखते हैं। और अंत में आता है कंक्लूजन या मेन फार्मूला, रिजल्ट। वो जो रिजल्ट आता है उसको आप बॉक्स कर दें पेन के साथ। पेन के साथ आप जब उसको बॉक्स कर देंगे तो वो चीज़ आपके साथ हाईलाइट हो जाएगी, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे या जब आप प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम के लिए तो वो जो चीज़ है वो आपके लिए हमेशा कारगर सिद्ध होगी। तो इस तरह से आपको अपने टॉपिक्स को नोट्स में बदलना है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, जब एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन चाहे किसी लॉ की हो, चाहे कॉन्सेप्ट की हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, सर्किट हो, मशीन हो या कोई और चीज़ हो, उनका आपको एप्लीकेशन लिखना ही है। दोस्तों हमारे सिलेबस में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है या एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके अंदर उसकी कोई एप्लीकेशन ना हो। तो हम लोग जब नोट्स को पढ़ लेंगे तब हम लोग उनको एप्लीकेशन भी लिख पाएंगे। एप्लीकेशन लिखने से आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसका मेन कंक्लूजन समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक जो हमको सिलेबस में दिया गया है ये हमको आगे जाके कहाँ कहाँ यूज़ आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये जो मेथड मैंने आपको अभी बताई है नोट्स को बनाने के लिए, ये पूरी जो मेथड है ये अच्छे बच्चे जो हैं वो इसको बना लेंगे। अपने किसी कॉपी में आप इसको पेस्ट कर लीजिए, चाहे वीडियो को आप इसको डाउनलोड करके अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट मेकिंग टेक्निक है। आप न सिर्फ 12th में, आगे लाइफ में जब भी आप कभी कोई सिलेबस को पढ़ेंगे कॉलेज में, चाहे उसकी एमएससी करते हों, चाहे उसके बाद मास्टर्स भी करते हों, पीएचडी तक आपकी नोट्स की यही टर्मिनोलॉजी रहती है और ये बहुत ज़रूरी और कारगर मेथड है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग जब कोई डिफ़िकल्टी को देखते हैं, कोई डिफ़िकल्टी हमारे सामने आ जाती है तो किस तरह से ये हम लोग इसको डील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि डिफ़िकल्टी अगर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने में आ रही है तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं कि या तो आपका उस टाइम पढ़ने में ध्यान नहीं है, या फिर आपने पिछली बार जितनी भी पढ़ाई की है, या तो पिछली क्लासेस की या फिर रिलेटेड पिछले टॉपिक्स जो हैं उनको अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ऐसे केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि हम प्रॉपर कभी टाइम नहीं दे पाए हों, हो सकता है हमारा उस टाइम पे कोई और ज़्यादा ज़रूरी काम अटक गया हो जिससे हम लोग डिफ़िकल्टी में आ गए हैं। तो दोस्तों जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको वापस से एक बार पढ़ें। आप विश्वास रखें जो भी लिखा हुआ है वो समझ में आने लायक ही लिखा हुआ है, चाहे वो बुक में हो, चाहे नोट्स में हो, चाहे किसी बोर्ड पे हो। आप उसे दोबारा बड़े शांत मन से पढ़ें और पिछला जितना भी आपने नॉलेज गेन किया है लास्ट की क्लासेस में उससे रिलेट करें, कंपेयर करें।
उससे आपका पूरा ध्यान उस पे जा पाएगा और जो फेवरेबल आउटकम है, जो फेवरेबल हमको रिजल्ट चाहिए, वो आना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है आपका मन भी लग रहा हो पर आपको टॉपिक की उपयोगिता समझ में नहीं आ रही हो, इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही हो, तो उस टॉपिक के लास्ट में देखें कि वो टॉपिक क्यों दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं। कभी कभी ये होता है बच्चों, एक कारण और कि डेरिवेशन समझ में नहीं आते हैं, और डेरिवेशन जब समझ में नहीं आते हैं तो आपका मेन फंडामेंटल जो एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की जो पकड़ है वो कमज़ोर होने का कारण समझ में आता है। ऐसे समय में आप क्या कीजिए, अपने एल्जेब्रिक फार्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो थीटा वाले होते हैं, साइन वाले, या फिर दूसरे एल्जेब्रा के फार्मूला होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह के फार्मूलाज जब दिखते हैं आपको तो आप उनको नोट डाउन कर लें, उनको जॉट डाउन कर लें और उनको ब्रैकेट में हाईलाइट कर लें ताकि वो आपको समय समय पर याद रह सके। दोस्तों, एक और जो मेजर प्रॉब्लम आती है डेरिवेशंस को समझने में, वो समझने में आती है जो टॉपिक का डायग्राम होता है। डायग्राम आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो आपको डेरिवेशन का मतलब ही नहीं समझ में आ पाएगा। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप डेरिवेशन करेंगे, आप डेरिवेशन के पहले ज्योमेट्री या डायग्राम जो भी है उसको ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से समझ लें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। डेरिवेशन में होता क्या है, जनरली एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़ ही तो रहती हैं, अननोन क्वांटिटीज़ ही तो रहती हैं जिनको हम लोग ढूंढते हैं। और वो क्वांटिटीज़ कहाँ होती हैं? थ्री स्पेस में, थ्री डायमेंशनल में। अगर कोई डायग्राम बना हुआ है, ज्योमेट्री बना हुआ है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या उसके मैग्नीट्यूड्स हैं, पैरामीटर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, वही सब चीज़ें तो रहती हैं। तो अगर आप ज्योमेट्री को, मैं लिख के देता हूँ कि अगर आप ज्योमेट्री को समझ लेंगे पूरी तरह से तो आप कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं पाएंगे अपने डेरिवेशन में। दोस्तों, बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो हमको डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं। तो है सब वही चीज़ें। एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस केस में कि आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो आप एक काम कीजिए, आप अपने टॉपिक को अपनी रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। जैसे कि अगर आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स, बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब हम लोग सूखे बालों में कंघा करते हैं तो जो आपकी बाल हैं वो कंघे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ नहीं है तो और क्या है कि दो चार्ज बॉडी है, उनके बीच में चार्ज है, वो एक दूसरे बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं। इस तरह से जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। इसी का एग्जाम्पल देख लें कि बर्थडे पार्टी में जब आपको कोई टेप या धागा नहीं मिलता है तो आप अपने सिर पर रबर के बलून को घिस के और दीवार पे चिपका देते हैं। ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को, इस तरह के एग्जाम्पल्स को लेके अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपको नो डाउट फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। ना सिर्फ आपके मार्क्स अच्छे आएंगे बट लाइफ में आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से असली रूप में यूज़ भी कर पाएंगे, अप्लाई भी कर पाएंगे, और एक जस्टिफाइड स्टडी आपके लाइफ में आपको आगे काम देगी। आगे बहुत ज़रूरी टॉपिक है और वो टॉपिक सबके दिलों की धड़कन है कि न्यूमेरिकल्स को भैया सॉल्व कैसे करें। न्यूमेरिकल्स, हा, इतनी कठिन और इतनी शानदार चीज़ हमको दे रखी है फिज़िक्स में कि बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें। न्यूमेरिकल डेरिवेशन से ज़्यादा सरल चीज़ होती है और मार्क्स लाने में तो बहुत ही शानदार काम की चीज़ होती है। होता क्या है कि न्यूमेरिकल्स हम लोग तब नहीं कर पाते हैं, तीन कारणों से। मेन तीन कारण है हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व ना कर पाने के। एक तो सबसे पहला, जो बचपन से हर टीचर और हर मेंटर, मम्मी पापा हमको बोलते हैं कि बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, बट 12th लेवल पे मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से क्यों पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपने जो पढ़ाई की हुई है वो की हुई है टॉपिक रिलेटेड। आपने चैप्टर्स के अंदर एक्सरसाइज को पढ़ के न्यूमेरिकल्स को हाथ नहीं लगाया है। आपने जब भी लगाया है न्यूमेरिकल्स को हाथ, आपने टॉपिक्स को पढ़ के हाथ लगाया है। तो टॉपिक, कौन सा टॉपिक इस न्यूमेरिकल में छुपा हुआ है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा गया है, ये टॉपिक अगर आपने निकाल लिया तो आपकी आधी मेहनत, पढ़ाई करते टाइम की आधी मेहनत
आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा एक क्लू मिल जाएगा, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। क्या पता चल जाएगा? फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। और अगर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है तो फिर तो भैया वारे न्यारे हो गए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th और 9th 11th क्लास में ढंग से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे और अब 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ वापस से। एक बहुत अच्छी प्रोसेस होती है बच्चों कि न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ा जाए, उसके टॉपिक को ढूंढा जाए और टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हमारे पास हैं उन फॉर्मूलों को फटाफट आप लिख लीजिए। अब यहाँ बात आ रही है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की टेक्निक को सीखने की। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं ना, तो प्रेजेंटेशन या फिर एग्जामिनेशन या उसमें जो एक परफॉर्मेंस रहता है वो नहीं रह जाता है, सिर्फ सीखना रहता है। और सीखने में क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल जब भी आएगा हमारे सामने, अगर हमको नहीं आ रहा है वो, तो उसको नोट्स को पलट के एक बार देख लें, खासकर कि डेरिवेशंस को और उसके कॉन्सेप्ट को देखें कि वो कॉन्सेप्ट किस कारण से हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और डेरिवेशन में कौन कौन से पैरामीटर्स की हमको ज़रूरत पड़ सकती है। आप जब इतना सीख जाएंगे तो जब आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये भली भांति पता चल जाएगा कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ इसके अंदर दे रखी है और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो जब आप फंडामेंटल्स को रिकॉल कर चुके होंगे तो आप अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लायक बन चुके हैं। अब लिखिए आप गिवन। आपको पुरानी क्लासेस में ही बताया है कि न्यूमेरिकल जब भी लिखते हैं गिवन लिखते हैं। मैं यहाँ पे गिवन को बोलता हूँ जीवन। गिवन इज द जीवन ऑफ द न्यूमेरिकल। गिवन अगर आपने लिख डाला तो आपका आधा न्यूमेरिकल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो जो हमारे पास है उससे हम कौन कौन सी क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। और ये जब पता चल जाता है तो दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं है। आप हम लोग आराम से लिख दें वो क्वांटिटीज़ को जो कि हमको बीच में यूज़ होने वाली सब क्वांटिटीज़। मान लीजिए आप पावर निकालने वाले हैं पर रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट नहीं पता है, तो आप आराम से VIR जो है V इज इक्वल्स टू IR वो निकालेंगे पहले, फिर उससे करंट निकल जाएगा तो पावर अपने आप निकल जाएगी। तो इस तरह की जो सब क्वांटिटीज़ है उसको निकालने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं और इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो लास्ट क्लासेस में भी आपको बताई है आपके टीचर्स ने, कि जब भी आप कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन को करने के पहले आप उसको फॉर्मूले में पुट करें। डायरेक्ट कैलकुलेशन कोई नहीं करेगा। सबसे पहले जो भी रिलेटेड फार्मूला है उसमें गिवन क्वांटिटीज़ को आप पुट करें, अननोन क्वांटिटी अगर है तो वो भी पुट कर दें और उसके बाद आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। और इससे भी सबसे पहले आपको जो करना है कि जैसे ही आपने गिवन में कुछ लिखा क्वांटिटी, तो उसको फटाफट कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले SI यूनिट सिस्टम के अंदर। SI यूनिट में कन्वर्ट किए बिना हम लोग कोई भी आगे नहीं बढ़ेंगे कैलकुलेशन के लिए। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जब आप कैलकुलेशन के लिए अपने सामने फॉर्मूला के जस्ट सामने कैलकुलेशन करते हैं रफ कॉलम बना के, तब आपकी ना सिर्फ गलती होने की आशंका कम हो जाती है बल्कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की क्षमता भी है वो बढ़ती जाती है और गलती होने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाती है। लास्ट में आप अपना न्यूमेरिकल बिल्कुल चेक कीजिए कि आपने सही फार्मूला यूज़ किया है कि नहीं। देन आफ्टर आप कंक्लूजन तक पहुंचकर उसको ब्लॉक बॉक्स में बना दीजिए। एक शानदार आखिरी लाइन जिससे सब लोग त्रस्त हैं बचपन से, पर ये बहुत सत्य बात है कि दोस्तों अगर आप अपने कैलकुलेशंस को न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करने के लिए कैलकुलेशंस को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कीजिए, साम दाम दंड भेद लगाइए, पर 20 तक की जो टेबल्स हैं उनको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि आपकी जो बेटर कैलकुलेशन और फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। उससे आपका एग्जामिनेशन में बल्कि लाइफ में भी टाइम बचेगा और आप जल्दी से, जो डीमोटिवेशन आता है कैलकुलेशन जब लंबी होती है ना दोस्तों तो डीमोटिवेशन आने लग जाता है, एक साइकोलॉजी में डीमोटिवेशन आ जाता है, वो कम करने के लिए आप अपने टेबल्स अभी याद कर लीजिए। और भले ही अगर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक होमवर्क देता हूं कि आज जो डेट है वो है 16 तारीख, आप 20 तारीख तक 20 तारीख तक 20 तक की टेबल याद कर लीजिए। आई एम डैम श्योर कि आपको न्यूमेरिकल्स में कम से कम हर न्यूमेरिकल में 15 से 20 सेकेंड का आपको फ़ायदा मिलेगा।
आगे हम चलते हैं दोस्तों और देख लेते हैं कि किस तरह से लास्ट ईयर के क्वेश्चंस से हमको डील करना है। हालांकि ये जो सेक्शन है ये पूरी सिलेबस को पढ़ने के बाद हम लोग इसको हाथ लगाते हैं, बट अभी जैसे कि लॉकडाउन भी है, आप लोग अगर करना चाहें और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो आप बिल्कुल इस प्रैक्टिस को कीजिए। जब आपके पास कोई लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आ जाए तो उसमें आप ढूंढिए ऐसे क्वेश्चंस जो आपको चैप्टर्स जो आपने पढ़ रखे हैं उनसे रिलेटेड हों। जैसे मान लीजिए हो सकता है अभी तक आपने 3 या 4 चैप्टर पढ़ लिए हो, या हो सकता है नहीं भी स्टार्ट किया हो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। पर अभी अगर आपने पढ़ लिए हैं वो चैप्टर, तो आप सबसे पहले उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए। उन क्वेश्चंस के लिए आप बना लीजिए एक लिस्ट बना लीजिए, और वो लिस्ट बनाने के साथ आपको क्या करना है कि जो कॉन्सेप्ट है, जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी एक टेबल बना लीजिए। मतलब कि एक क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, या 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वो उसके सामने उसका चैप्टर के सामने वो किस टॉपिक से है और ईयर। जब इस तरह की एक लिस्ट बन जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन लिख दिया, वो पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक से रिलेटेड है। अब उस टॉपिक पे मान लो उसने फर्स्ट ईयर में पूछा गया है, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में भी पूछा गया है, फिर उसके बाद 6th ईयर में पूछा गया है, 8th ईयर में पूछा गया है और 10th ईयर में पूछा गया है, तो कम से कम 5 राइट उसके ऊपर हो गए। मतलब कि ये जो चैप्टर है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जब आप पढ़ाई करने जाएंगे तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में हम लोगों को उनको प्रिपेयर करना है। तो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब जिस पे ज़्यादा राइट लग चुके होंगे, उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल तैयार कीजिए। बट ये एक नोट दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर नोट ये है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा नोट को, कि ये वाला जो नोट है, ये वाला, नेवर डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एज पर फ्रीक्वेंसी इन द आस्ट लास्ट ईयर्स। मतलब कि आपने भले ही टॉपिक्स निकाल लिए हैं सारे, पर एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन के भरोसे मत रहिएगा। आपको हमेशा जब भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन से पेपर से आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमेशा सिर्फ अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ही बात करेंगे, ठीक है। इससे आपको बहुत आसानी होगी। और मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास अभी क्वेश्चन बैंक नहीं है तो लॉकडाउन के बाद क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, और अभी अगर कहीं से क्वेश्चन मिल सकते हैं तो उनको देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो भी आपने अभी तक पढ़ लिया है या पढ़ने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस पहले से निकाल लीजिए। जब वो हो जाएंगे तो हम लोग जहाँ से जब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ से आप कंपेयर करके उनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। दोस्तों, मेरे बच्चों, आपने इतना सब कुछ अभी मुझसे जान लिया है। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस के लिए आपको बस दोस्तों स्टार्ट करने की ज़रूरत है। मैं तो बोलता हूँ कि ये वीडियो आप ख़त्म कीजिए और उसके 5 मिनट बाद 10 मिनट के लिए आप पढ़ाई कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे अलॉन्ग विद नोट्स। आप जब भी पढ़ाई करें, रीडिंग करें, नोट्स ज़रूर बनाएं। आप अपने आप को अपडेटेड रखिए, स्टडी रेगुलर कीजिए, और फिज़िक्स बंधु के सारे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उन सबको देखिए, शेयर किए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपने लाइक किया है, बेल आइकन दबा दीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको लगा है कि ये मेरा जो वीडियो है ये आपके लिए कारगर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए। उन्हें भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। इसी तरीके के हम लोग और भी वीडियो लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही साथ बनाए रखें और फिज़िक्स बंधु के साथ आपकी ये दोस्ती बनी रहेगी। थैंक यू।